विज्ञान पाठगत प्रश्न पेज नंबर 48। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। कार्बन का एक मोल है, कार्बन परमाणु का एक मोल है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। यह द्रव्यमान के सापेक्ष होता है। अतः कार्बन परमाणु के बारह ग्राम का परमाणु द्रव्यमान यूनिफाइड होता है। यूनिफाइड और ग्राम में एक समान मात्रा में लिए जाते हैं। यदि मोलर द्रव्यमान लिया गया है तो हमें ग्राम शब्द प्रयुक्त करना होता है, और यदि उसका परमाणु या आणविक द्रव्यमान लिया गया है तो उस समय हम यूनिफाइड का प्रयोग करते हैं। तो 12 ग्राम में 12 यूनिफाइड ही होता है। हमें मोल संकल्पना जिस समय टॉपिक पढ़ना प्रारंभ किया था उस दौरान भी हमने पढ़ा था, मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दोनों की इकाइयां अलग अलग होती है। आणविक द्रव्यमान में हम यूनिफाइड इकाई का प्रयोग करते हैं, जबकि मोलर द्रव्यमान में ग्राम इकाई का प्रयोग करते हैं। ग्राम इकाई में दिया गया था, हमें परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, जो परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम ही होगा। लिख दे मोलर द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान के बराबर ही उसका परमाणु द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 2, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। 100 ग्राम Na का परमाणु द्रव्यमान, तेईस यूनिफाइड। Fa का 100 ग्राम Fe में, Fe का परमाणु द्रव्यमान, Fe का परमाणु द्रव्यमान बराबर 56 यूनिफाइड। 100 ग्राम में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। कंफर्मेशन यही करना है कि दोनों की मात्रा तो बराबर है, दोनों की मात्रा बराबर है,
अतः यूनिफाइड के सापेक्ष इन्हें ग्राम में लिया जा सकता है। यदि Na के मोलों की संख्या ज्ञात की जाए, Na के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के लिए सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान 100 दिया गया है और मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान होता है 23। 100 में 23 का भाग 4 बार तो पूरी बार जाता है, 4 दशमलव, फिर बचता है हमारे पास 9, तो 23, 4 दशमलव और फिर 23 थी 69, बचता है 21 और 23 8 184, तो 4.38 मोल प्राप्त होंगे। 100 ग्राम Na में मोलों की संख्या 4.38 होगी। जबकि Fe के सापेक्ष लिया जाए तो Fe के मोलों की संख्या, Fe के मोलों की संख्या वही दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। Fe का मोलर द्रव्यमान 26 यूनिफाइड, 56 यूनिफाइड, 56 का भाग 100 में देते हैं, एक बार तो पूरी बार चला जाता है, बचता है 44। 44 में 56 का भाग तो 8 5 40, लगभग 8 बार जाएगा तो 1.8 मोल, और ये लगभग मान, दशमलव में मान आता है तो दशमलव में हम लगभग मान ज्ञात करते हैं। तो हमें कंफर्मेशन है कि 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं। जिसका ज्यादा मोल होगा उसी में परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। अतः मोलों की संख्या सोडियम के लिए ज्यादा है, Na के मोलों की संख्या ज्यादा है, तो Na का द्रव्यमान ही, Na के परमाणु में ही अधिक परमाणु होंगे। अतः Na के मोलों की संख्या Fe से अधिक होने के कारण Na में परमाणु की संख्या अधिक होगी। Na में परमाणु की संख्या अधिक होगी। पार्ट 3 अभ्यास प्रश्न। पाठगत प्रश्न और पाठ पूरा हो चुका है, अभ्यास प्रश्न शेष बचे हैं। अभ्यास प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें लगा दे यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान है 0.24 ग्राम। बोरोन का द्रव्यमान, बोरोन अर्थात बी का द्रव्यमान, बोरोन का द्रव्यमान है 0.096 ग्राम। बोरोन के अलावा ऑक्सीजन,
O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया गया है 0.144 ग्राम। उस यौगिक में प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। किसी भी यौगिक का भार ग्राम में मापा जाता है और प्रतिशत के लिए 100 का प्रयोग किया जाता है। तो लगा दें का बोरोन यानी बी, बोरोन अर्थात बी की प्रतिशत मात्रा, बी की प्रतिशत मात्रा के लिए बोरोन का द्रव्यमान जो कि 0.096 बटा कुल द्रव्यमान, जो कुल द्रव्यमान दिया गया है 0.24, ये भी ग्राम में था और यह भी ग्राम में, और प्रतिशत के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। जब 100 से गुणा करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा 0 दशमलव के बाद में 2 अंक रह जाएंगे और 3 अंकों में से 2 जीरो के साथ गुणा होगा तो हमें प्राप्त होगा 9.6 और इधर 0.24। 9.6 में 0.24 का 24×4 = 96, दशमलव के बाद में ऊपर केवल 1 अंक है, नीचे 2 अंक है, अतः भाग जाएगा 40 बार। ऐसी स्थिति में हमें ये प्राप्त होगा 40%। प्रतिशत में मानना था। बोरोन के अलावा दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा के लिए 0.144 ग्राम बटा 0.24 ग्राम। प्रतिशत के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। 24 का भाग जाता है 144 में 6 बार, दशमलव के बाद में यहाँ 3 अंक है, यहाँ केवल 2 अंक है, 100 के साथ गुणा करने पर ये 60% मान प्राप्त होता है। अतः उस यौगिक में बोरोन की प्रतिशत मात्रा 40 और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 60% प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर, दूसरे प्रश्न में है कार्बन और ऑक्सीजन जब जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। वैसे इसे संतुलन करना होता है तो ऑक्सीजन की अधिकता होती है, अतः C+O2 और ये बनाता है CO2। जैसा कि 3 ग्राम कार्बन है, देख लेते हैं 3 ग्राम कार्बन के लिए 3.0 ग्राम प्लस ऑक्सीजन यहाँ दे रखी है 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन और ये जब मिलकर बना रहा है 11 ग्राम ऑक्सीजन। 11 ग्राम एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। अभिकारक में 8 और 3 11 और उत्पाद में भी 11 दिया गया है। अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर है। अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर है। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जल रहा था, 8 और 3 11 और उधर CO2 जो बन रहा है वो भी 8, टोटल 11 दिया गया है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा?
कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये 3 ग्राम तो कार्बन है ही। ऑक्सीजन के लिए दी गई है हमें कंडीशन 50 ग्राम, और ये जलकर बनाएगा तो 50 और 3 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो हम लिखेंगे 53 ग्राम। क्योंकि द्रव्यमान का यहाँ संरक्षण हो रहा है, द्रव्यमान को न तो यहाँ सृजित किया जा रहा है और न ही द्रव्यमान का विनाश हो रहा है। अर्थात द्रव्यमान अपरिवर्तित होने की स्थिति में हमें यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के प्रयोग पर। यह हमारा उत्तर हमारा उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। बहुपरमाणुक आयन को हमने पाठ के अंदर ही पढ़ा था, अलग से उसके लिए क्वेश्चन भी लिखा था कि परमाणुओं के जिस समूह पर एक नेट आवेश विद्यमान होता है वह बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। बहुपरमाणुक आयन के लिए हमने हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, कार्बोनेट पढ़ा था, सल्फेट पढ़ा था। ये सभी बहुपरमाणुक आयन होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक परमाणु विद्यमान होते हैं, और उन परमाणुओं के मध्य में धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी तरह का कोई एक आवेश पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। चौथे क्वेश्चन में पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम को Mg और क्लोरीन को Cl। मैग्नीशियम की संयोजकता प्लस के 2 और क्लोरीन की संयोजकता माइनस के 1 होती है। प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ सापेक्ष रूप से कट जाते हैं और एक यौगिक हमेशा उदासीन होता है। यहाँ क्रॉस से संयुग्मन करते हैं क्लोरीन को 2 के साथ और Mg यानी मैग्नीशियम को 1 के साथ। इस प्रक्रिया में Mg 1 और क्लोरीन 2, अतः इसे लिखा जा सकता है MgCl2। सेकंड नंबर कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड के लिए कैल्शियम को Ca से और क्लोराइड यानी क्लोरीन Cl। कैल्शियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की संयोजकता 1। संयोजकता के पदों को विपरीत अर्थात क्रॉस संयुग्मन द्वारा रेखित करते हैं। कैल्शियम की संख्या 1 और Cl की संख्या 2, अतः CaCl2। नंबर 3 कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर को Cu और नाइट्रेट को NO3। कॉपर की संयोजकता 2 और नाइट्रेट की संयोजकता भी 2, NO3, जिसे नाइट्रेट कहा जाता है।
दोनों की संयोजकताओं को विपरीत क्रम में लगाते हैं और ये CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। नेक्स्ट नंबर 4 एल्यूमिनियम क्लोराइड। नंबर 4 एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम के लिए Al और क्लोराइड को Cl से, क्लोरीन Al के लिए 3 संयोजकता और Cl की संयोजकता 1। क्रॉस संयुग्मन के दौरान बनेगा ये AlCl3। नंबर 5 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के लिए Ca और कार्बोनेट CO3। कैल्शियम की संयोजकता 2 और कार्बोनेट की संयोजकता 2। दोनों की संयोजकता बराबर है। यदि संयोजकता बराबर है तो उनकी संख्याओं को लिखा नहीं जाता है, अतः ये होगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कॉपर नाइट्रेट को एक बार फिलिंग कर लेते हैं। NO3 के लिए होता है केवल संयोजकता 1, कॉपर की संयोजकता 2 और NO3 की संयोजकता केवल 1 होती है। Cu की संख्या 1 और NO3 की संख्या 2, तो यह एक बहुपरमाणु आयन हो जाता है और इसकी संख्या को एक कोष्ठक के साथ दाईं ओर लिखा जाता है। करेक्शन करके और फिर आगे हल कर लेंगे। पहला है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे CaOH का होल ट्वाइस कहा जाता है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक तो कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 प्रकार के तत्व विद्यमान है, अतः लिखेंगे यहां कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तीन प्रकार के तत्व है। नंबर बी वाले में है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है HBr। यहां हाइड्रोजन भी है और ब्रोमीन भी, अतः विद्यमान तत्व होंगे हाइड्रोजन और ब्रोमीन। सी के लिए है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर है खाने वाला सोडा लिखा हुआ है, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा ये होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहां इसमें विद्यमान तत्वों में कैल्शियम, बेकिंग सोडा कैल्शियम के स्थान पर NaHCO3 तो कैल्शियम नहीं, Na अर्थात सोडियम। सोडियम भी है, हाइड्रोजन, C4 कार्बन और ऑक्सीजन, 4 तत्व इसमें विद्यमान है।
डी पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। इसमें विद्यमान तत्व है K4 पोटेशियम, S सल्फर, O ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन। समाधान पूछे तो समाधान